तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर जो रहेगा मेरा वो रहेगा पोषण या फिर पोषक तत्वों के बारे में। तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि हमें ऊर्जा कैसे मिलती है, ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है और कैसे ये पोषक तत्व जो है हमारी क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को ध्यान रखना, जो जितने भी पोषक तत्व हैं उनको हमने कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या होते हैं। तो वे क्या है, रसायन है, मतलब केमिकल सब्सटेंस है, जो जीवों को क्या प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, उनके शरीर को क्या करते हैं, समृद्ध करते हैं। ठीक है, और यह ऊतकों का निर्माण करते हैं, मतलब ऊतकों का मतलब होता है यहाँ पर टिश्यू की क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, उसकी मुरम्मत मतलब उसका मेंटेनेंस भी करते हैं। ठीक है, ऊतक क्या होते हैं, तो ऊतक कुछ नहीं है, ध्यान रख लेना, ऊतक होते हैं कोशिकाओं का समूह। ठीक है, अब अगर आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा कि जीवन की कार्यात्मक, ठीक है, मतलब फंक्शनल यूनिट जो है, ठीक है, और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो क्या है, कोशिका है। ठीक है, इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, मेरे पास ऊतक बनता है। तो ये मेरे जो मसल है ना, मसल, ठीक है, मांसपेशियां वगैरह, ये भी किसके अंतर्गत आती हैं, ऊतकों के अंतर्गत ही आती हैं। तो इन ऊतकों का निर्माण करना, ठीक है, फॉर्मेशन करना और इनकी मरम्मत करना, वो सारी की सारी देन जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, पोषक तत्व करते हैं। यह शरीर को ऊष्मा, ठीक है, मतलब हीट, इसके अलावा ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करते हैं, और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए क्या है, आवश्यक रहेगी। हुआ क्लियर? तो बट कोई आपसे पूछ ले कि पोषक तत्व क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, अब हमारे लिए जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, तो शरीर के लिए मुख्य पोषक तत्व, तो वो कितने भागों में उनका वर्गीकरण किया गया है, तो 6 भागों में उनका वर्गीकरण किया गया है। पहला रहता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा रहता है हमारे पास फैट्स, वसा। तीसरा रहेगा हमारे पास प्रोटीन। फिर रहेंगे हमारे पास विटामिन्स या विटामिन्स। फिर उसके बाद रहेंगे मिनरल्स, और लास्ट वन रहेगा हमारे पास वाटर। ठीक है, तो हमारे शरीर के लिए जो अनिवार्य पोषक तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है, 6, या उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 6 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पोषक तत्व है हमारे लिए वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। इसका कार्य क्या है, तो देखो हाईलाइट कर रखा है बड़े बड़े शब्दों में। तो शरीर को, ठीक है, तत्काल ऊर्जा प्रदान करना, तो शरीर को इमीडिएट एनर्जी देने का जो काम करेगा वो कौन सा पोषक तत्व करता है, तो वो कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। अब इसका जो कंपोजिशन है ध्यान रख लेना, मतलब कितने तत्वों से ये मिलकर बना है। तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ूं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट आते हैं, 3 एलिमेंट। सबसे पहला आएगा मेरे पास कार्बन, दूसरा आएगा हाइड्रोजन, तीसरा आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए क्या है, ये यौगिक है। यौगिक का मतलब होगा कंपाउंड। ठीक है, यौगिक मतलब क्या, कंपाउंड। अब ये क्या होता है, ये मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, जब इस चैप्टर पे पहुंचूंगा मैं तो तब आपको मैं हर चीज़ क्लियर करूंगा। तो असल में अगर देखा जाएगा तो पहला चैप्टर अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है, पहला चैप्टर ये, लेकिन अगर मेरे को अगर बोला जाए कि आप अपनी मर्जी से करवाएं तो मैं आप लोगों को पहला चैप्टर जो करवाता वो करवाता पदार्थ का। ठीक है, आपको पता लगता कि व्हाट इज मैटर, ठीक है, पदार्थ क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको पता लगता है कि पदार्थ कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के, शुद्ध पदार्थ, ठीक है, प्योर मैटर, और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, फिर जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, ठीक है, इनको ही बोला जाता है क्या, तत्व। ठीक है, एलिमेंट। फिर यही जो एलिमेंट है इनका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है 3 भाग में। कौन कौन से, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, और साथ में एलिमेंट के साथ ही पैरेलल में एक चीज चलती है जिसका नाम क्या है, यौगिक। ठीक है, तो अब यहाँ वाली चीज, ये वाली चीज पूछ रहा है, बाकी सारा इन्होंने क्या कर दिया, जस्ट स्किप कर दिया। ठीक है, तो अगर मेरे अकॉर्डिंग मेरे को चलना होता तो मैं पहले ये चीज़ कवर कराता, लेकिन मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूँगा। पहले जो चीज़ सामने दी गई है मैं उसको कंप्लीट करता हुआ फिर चलूँगा। ठीक है, ये वाला आएगी चीज़ लेकिन आगे जाके आएगी। ठीक है, तो घबराना मत कि हाँ सर ये व्हाट इज़ यौगिक, व्हाट इज़ मिश्रण, ठीक है, आएगी, धीरे धीरे आएगी, तो मैं उनको साथ साथ कवर करता हुआ चलूँगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूँगा। ठीक, तो क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ यौगिक हैं जो किस किस से मिलकर बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें जो होगा इनका जो अनुपात रहता है, इनका जो रेशो रहेगा वो रहेगा 1:2:1। ठीक है, अब जैसे ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बन के कितने एटम है इसमें, 6। ऑक्सीजन के कितने हैं, 6।
और हाइड्रोजन के कितने हैं इसमें 12, ठीक है। तो 6 12 6, तो रेशो कितना आया 1:2:1। तो इसी तरह आप जितने भी कार्बोहाइड्रेट लेंगे उनमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो रहेगा वो कितना रहेगा 1:2:1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए, मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का। तो शरीर को अगर तुरंत ऊर्जा चाहिए, ठीक है, शरीर को अगर इमीडिएट एनर्जी चाहिए तो मेरे को क्या खाना पड़ेगा, मेरे को खाना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके अलावा ऊर्जा का मुख्य स्रोत, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी भी किसको माना जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट को ही माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है कार्बोहाइड्रेट जो है वो वसा में बदलकर, फैट में बदलकर क्या करते हैं, संचित भोजन का कार्य करते हैं। मतलब सिंपल सा है कि एनर्जी को स्टोर करने का क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। एनर्जी को स्टोर जो करते हैं वो किस फॉर्म में करेंगे, ये फैट्स की फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो बस 2-3 पॉइंट यहाँ से अगर चुनने हो तो कौन से हैं, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करेगा। किस किस से मिलकर बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रेशो अनुपात क्या रहेगा 1:2:1, ठीक है। और ऊर्जा का मुख्य कार्य भी कौन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही करते हैं। इसके अलावा ये जो एनर्जी स्टोर करता है तो किस फॉर्म में करेगा, ये वसा की ही फॉर्म में करेगा। अब आते हैं इसके सोर्सेज, ठीक है, कि कौन सी चीज़ खाने से, कौन सी चीज़ कंज्यूम करने से मेरे को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो मैं नंबर 1 पर, अगर मेरे को कोई बोले कि हाँ नंबर 1 पर किसी ऐसे पदार्थ को रखो, ऐसे खाने योग्य पदार्थ को रखो जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो मैं नंबर 1 पर किसके रखूँगा, केले को रखूँगा, मैं बनाना को रखूँगा। क्योंकि जितने भी मेरे स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं, एथलीट हैं, ठीक है, उनके बैग खोल के देखना, इनफैक्ट आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, और क्या रहेगा वो बनाना। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट सोर्स जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, बनाना को ही माना जाता है, ठीक है। तो आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा, विराट कोहली को देखा होगा, जो भी मैक्सिमम फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, ठीक है। आपने अगर खुद पार्टिसिपेट किया होगा स्पोर्ट्स में, ठीक है, स्कूल के दौरान जितने भी आपके इवेंट हुए होंगे, तो आपके पीटीआई सर जो होंगे उन्होंने आपको जो चीज़ मुहैया करवाई होगी खाने पीने के दौरान, मतलब फ्रूट वगैरह, तो उसमें सबसे नंबर 1 पर जो चीज़ रहती थी वो कौन सी रहेगी, बनाना ही रहेगी। और इसके बाद नंबर 2 पे अगर मेरे को कोई चीज़ रखनी है तो वो कौन सी रहेगी, राइस रहेगी, ठीक है। तो ये सबसे अच्छे सोर्स माने जाते हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट के। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, गेहूँ भी है, मक्का भी है, आलू भी है, आलू भी इनफैक्ट नंबर 3 पे। तो 1 2 3, ये 3 तो कम से कम याद रखना ही कि बनाना अच्छा सोर्स किसका है, चावल अच्छा सोर्स किसका है, और तीसरा आलू अच्छा सोर्स किसका है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पर ये 3 टॉप मोस्ट रखना, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का संतुलन, मतलब बैलेंस, या बैलेंस मतलब बहुत जरूरी है। अगर मैंने कम कंज्यूम करा तो मेरे साथ क्या होगा, अगर मैंने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो मेरे साथ क्या होगा। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ किसको किस में रखना है, बैलेंस में रखना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कार्बोहाइड्रेट को कम कंज्यूम करता हूँ, कम खाता हूँ, तो क्या होगा, मेरा वजन और मेरा कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ तो मैंने अभी बताया है कि ये जो है एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में स्टोर करना शुरू करेगा, वसा की फॉर्म में। तो ऑटोमेटिक मेरे वजन में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तो क्या आएगा, मोटापा आएगा। मोटापा आएगा तो ध्यान रख लेना हृदय संबंधी रोग क्या हो जाएंगे, इनकी समस्याएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो बस एक मिन्यूट सा डिफरेंस याद रखना, क्या है कि कमी से कौन सा प्रभाव होगा और अधिकता से कौन सा प्रभाव होगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो पोषक तत्व रहेगा मेरे पास वो क्या रहेगा, वसा यानी कि फैट, ठीक है। ये क्या है, ऊर्जा का भंडार करता है और हमारे लिए किसका काम करेगा, सुरक्षा कवच। मेरे जितने भी ऑर्गन हैं, इंटरनल ऑर्गन हैं, ठीक है, उन सबको बचाने का जो काम करता है दरअसल में वो कौन करता है, यही फैट करता है। फैट बोले तो आम भाषा में, गाँव देहात की भाषा में बोलूँ तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये चर्बी है। तो मेरे अंदरूनी अंगों की जो रक्षा करने का काम है यही चर्बी करती है। तो अगर ये चर्बी ना हो, ठीक है, इनफैक्ट जैसे आजकल ठंड का सीजन है, तो अगर मेरी बॉडी में फैट कम होगा तो मेरे को ठंड ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो मेरे को ठंड से बचाने का भी काम दरअसल में कौन करता है, यही फैट करता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए उसके बाद देखते हैं इसकी संरचना। तो इसकी जो कंपोजिशन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे मिलकर ही ये क्या है, बने हैं, मतलब यौगिक हैं। लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा में क्या रहती है, कमी रहती है। रेशो यहाँ पर याद करने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको मोटे तौर पर 3 मतलब एक पॉइंट याद रखना है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए क्या है, ये यौगिक हैं। और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा में क्या रहेगी, हमेशा कमी रहेगी, ठीक है। जल में ये क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, मतलब वाटर इनसोल्यूबल हैं, ठीक है, वाटर इन
सोल्यूबल, जल में ये किसी भी तरह से नहीं घुलते। ठीक है, मुख्य कार्य क्या है, तो लंबे समय तक, ठीक है, अगर मेरे शरीर को एनर्जी चाहिए तो मैं किसको कंज्यूम करूंगा, इस फैट को ही मैं कंज्यूम करूंगा। तुरंत एनर्जी चाहिए तो मैं क्या खाऊंगा, कार्बोहाइड्रेट। मेरे को लंबे समय तक एनर्जी चाहिए, मैं क्या खाऊंगा फिर, वसा या फिर फैट, ये वाली चीज़ें कंज्यूम करूंगा। देखो अच्छा एग्जांपल है इसका, आप सुबह के टाइम नाश्ते में पराठे खा लीजिए, तो पराठे जब आप खाओगे तो मजाल है आपको पूरे दिन भूख लग जाए। ठीक है, क्योंकि वो जो पराठे हैं वो फैटी चीज़ें हैं, मतलब ऑयल है एक तरह से। ऑयल जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, फैट के अंतर्गत, वसा के अंतर्गत ही आते हैं। अब उसको पचने में, उसको डाइजेस्ट करने में क्या लगेगा, समय लगेगा। ठीक है, तो इसी कारण से लंबे समय तक ऊर्जा देने का जो काम है वो ये फैटी चीज़ें करती है। ठीक है, लेकिन अगर तुरंत एनर्जी चाहिए, बॉडी डाउन है, तो जैसे आप लोग कभी सर्दियों के गर्मी के समय में अगर स्कूल से दोपहरी में आए होंगे, ठीक है, तो मम्मी आपको पानी के गिलास में ग्लूकोज देती थी। ठीक है, तो बस ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो तुरंत एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज। लंबे समय तक घर से बाहर जाना है, ठीक है, काम धंधा करने जाना है, खेतों में काम करना है, तो मम्मी क्या खिला देती है, फिर पराठे खिला देती है सुबह के टाइम, बस वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, भैया यही फैट करेगा। अंगों की रक्षा, शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, ठीक है, इनकी रक्षा करने के लिए भी कौन काम करता है, यही जो वसा है, यही जो चर्बी है, यही कार्य करेगी। ठीक है, अब जो ये वसा है मेरे को दो तरीकों से मिल सकता है, एक किससे मिल सकता है, एनिमल से, और दूसरा किससे मिल सकता है मेरे को, क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेशन, मतलब वनस्पति से मिल सकता है। ठीक है, तो जितने भी डायरी प्रोडक्ट हैं, जितने भी डायरी प्रोडक्ट हैं, वो सब के सब अच्छा सोर्स माने जाते हैं किसका, ठीक है, वसा का। तो दूध, दही, ठीक है, घी वगैरह, मक्खन वगैरह, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो किसका अच्छा सोर्स मानी जाती है, वसा का अच्छा सोर्स मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा चीज़ वगैरह, ठीक है, मतलब पनीर वगैरह डायरी प्रोडक्ट के अंतर्गत ही आता है, ये भी अच्छा सोर्स मानी जाती है, किसका है, वसा का। अंडे वगैरह, ठीक है, एग्स वगैरह है, और चिकन वगैरह हो गया, मांस वगैरह हो गया, ये भी अच्छा सोर्स माने जाते हैं, किसका माने जाएंगे, ये वसा का, यानी कि फैट का। इसके अलावा वनस्पति, वेजिटेशन, तो जितने भी मेरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ठीक है, सूखे फल वगैरह हैं, तो बादाम रखे हैं यहाँ पर, मूंगफली रखी हुई है, कोकोनट रखा हुआ है, अखरोट वगैरह रखे हुए हैं। ठीक है, इनफैक्ट जो कैशनट होंगे हमारे, काजू वगैरह होंगे, ठीक है, सूरजमुखी वगैरह होंगे, ऑलिव ऑयल वगैरह होंगे, ये सारे के सारे दरअसल में क्या है, ये सोर्स माने जाते हैं किसका, तो फैट का ही सोर्स माने जाते हैं। क्लियर यहाँ तक, चलिए अब देखिए वसा का संतुलन, तो यहाँ भी बैलेंस करने की बात आ रही है, फैट को बैलेंस करने की बात, तो इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर मैंने अधिक कंज्यूम कर लिया तो मेरे साथ क्या होगा भैया, तो एक ही चीज़ होगी, मोटापा आएगा, और जैसे ही मोटापा आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, हृदय संबंधी रोग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी कोशिका दे रखी है, कोशिका में धीरे धीरे यही फैट जमा, यही चर्बी जमा होने लग जाएगी, तो मेरे को ध्यान रख लेना, हृदय संबंधी रोग होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको कम कंज्यूम करता हूं तो ध्यान रख लेना, तो मेरी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और साथ में जो मेरी त्वचा है वो क्या हो जाएगी, ड्राई होना शुरू हो जाएगी। जैसे आजकल सर्दियों में होता ही है, तो स्किन ड्राई हो जाती है, मतलब स्किन में आपको दरारें वगैरह देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल इसका सर्दियों वाला ही है, देखो बड़ा अच्छा है, आजकल क्या देते हैं ना, खुश्की वगैरह होगी, खुश्की वगैरह नहीं है दरअसल में, वो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में फैट की क्या हो रही है, दरअसल में कमी हो रही है। क्लियर, अब यहीं पर आता है एक रोचक तथ्य है, एक फैक्चुअल चीज़ है, याद रख लेना। ठीक है, तो सामान्यतः जर्नली जो फैट होते हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है, क्या होते हैं, वो ठोस होते हैं। लेकिन यदि वे तरल अवस्था में हो, ठीक है, तो ऐसे ठोस 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास यदि हमको तरल अवस्था में देखने को मिल जाते हैं, तो उन्हें हम किसका नाम दे देंगे, तेल का नाम दे देंगे। ठीक है, आई बात समझ में, तो ऐसे वसा या ऐसा वसा है ठोस जो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास किसमें होगा, तरल अवस्था में होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, तेल, अन्यथा उसको हम क्या बोलेंगे, वसा ही बोलेंगे। ठीक है, तो डालडा देखा होगा आप लोगों ने, डालडा अमूमन आजकल सर्दियों में है। ठीक है, तो टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम है तो ऑटोमेटिक वो किस में है, ठोस अवस्था में है, तो मैं उसको क्या बोल लूँगा, फिर मैं उसको वसा बोल लूँगा। ठीक है, वहीं पर अगर आप नॉर्मल ऑयल वगैरह देख लो, ठीक है, सरसों का देख लो, मूंगफली का देख लो, ये सारी की सारी तो है, तो वो भी क्या, वसा ही है, लेकिन किस अवस्था में है, वो तेलीय अवस्था में है, ऑयली फॉर्म में है। क्लियर यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा जो पोषक तत्व, सबसे मेन पोषक तत्व आता है हमारे पास, कौन सा, प्रोटीन। ठीक है, तो शरीर के निर्माण,
ठीक है। तो हमारे शरीर का जो निर्माण करने वाला है, ठीक है, मेन हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने वाली जो चीज़ है वो कौन सी है? प्रोटीन ही है। गाना सुना होगा आप लोगों ने, पंजाबी गाना, जिम विच मार दाए जोर तेरे ਲਈ, ठीक है। तो भाई जोर मार रहा है जिम में, ठीक है। तो शरीर का जो निर्माण करने वाला पोषक तत्व होगा, जो आपका ट्रेनर होगा जिम का, वही आपको पहले दिन ही जाएगा, क्या पकड़ा देगा? प्रोटीन का डब्बा। तो प्रोटीन का डब्बा क्या करेगा? दरअसल में आपके मसल को क्या करेगा? वो ग्रो करवाने का कार्य करेगा, ठीक है। तो मानव शरीर का 15% जो हिस्सा है वो किसका बना हुआ है? प्रोटीन का ही बना हुआ है, ठीक है। अब प्रोटीन का जो निर्माण होता है, बस एक पॉइंट याद रखना, उसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है? नाइट्रोजन से, ठीक है। तो नाइट्रोजन इसके लिए क्या है? एसेंशियल एलिमेंट है, महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। 20 अमीनो एसिड मिलकर, ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो पहला लिखा हुआ है जटिल नाइट्रोजनी यौगिक है, तो मतलब इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे को मेन क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। इसी नाइट्रोजन से फर्दर क्या बनते हैं? फिर अमीनो एसिड बनते हैं, और 20 अलग तरह के अमीनो एसिड मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब खोजकर्ता या प्रोटीन शब्द का जो पहली बार इस्तेमाल था वो किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था? तो उनका नाम है जे बर्जीलियस, ठीक। यहाँ तक। अब आता है मुख्य कार्य इसका। तो मुख्य कार्य क्या है भैया? शरीर का निर्माण करना। शरीर का निर्माण इन द सेंस मतलब मेरी बॉडी को स्ट्रेंथ देने का जो काम है वो कौन करेगा? ठीक है, मेरी बॉडी का पूरा स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र, कंकाल कह रहा है, कंकाल तंत्र, ठीक है। तो उसको जो बनाने का जो काम है वो कौन करेगा? यही प्रोटीन करता है, ठीक है। कोशिकाओं और मांसपेशियों की वृद्धि और उनका रखरखाव, इनफैक्ट जितने भी मेरे हार्मोन्स होंगे उनका सिंथेसिस, उनका संश्लेषण भी किसके द्वारा किया जाएगा? इसी प्रोटीन के द्वारा किया जाएगा। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, अब सोर्स क्या है? क्या खाने से भाई मेरे को प्रोटीन मिलेगा? ठीक है, तो दालें हो गया, सोयाबीन, इनफैक्ट सबसे अच्छा जो सोर्स माना जाता है प्रोटीन का वो क्या है? सोयाबीन और दालें हैं। इसके अलावा डायरी प्रोडक्ट हो गया, मछली हो गया, चिकन हो गया और अंडे हो गया। ये सब के सब अच्छे सोर्स हैं, लेकिन बेस्ट कैटेगरी में आप दो ही रख सकते हो, कौन कौन सा? दालें और सोयाबीन, ठीक। इसके अलावा देखिए, अधिकता से होने वाला रोग, मतलब अगर मैंने को ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तब क्या होगा, और अगर मैंने कम कंज्यूम किया है तब क्या होगा, ठीक है। तो अगर ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो मेरी बॉडी में ध्यान, मेरे जो ब्लड है इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी। जो बढ़ जाएगी तो उसी को बोला जाता है हाइपर प्रोटीनीमिया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैंने कम कंज्यूम किया है तो बच्चों में यहाँ पर ध्यान रख लेना, दो रोग देखने को मिलते हैं। एक होता है क्वाशियोरकर, ठीक है, मतलब पेट उसका बाहर आ जाएगा, बच्चा सिकुड़ा सा रहेगा। और दूसरा होता है, देखिए इस तरह का मरियल सा बच्चा, इसी को बोला जाता है मैरास्मस, ठीक है। तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन बहुत हर एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं कि व्हाट इज क्वाशियोरकर एंड मैरास्मस। तो ध्यान रख लेना, प्रोटीन की कमी से बच्चों में जो होने वाले रोग हैं उन्हीं को बोला जाता है क्या? क्वाशिकर और मैरास्मस। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे लिए चौथा जो पोषक तत्व आएगा उसका नाम क्या है? विटामिन, ठीक है। तो शरीर के लिए सूक्ष्म नियंत्रक, मतलब मेरी बॉडी को ये बहुत ही माइन्यूट मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए ही चाहिए, अति आवश्यक है, ठीक है। तो इनका इंट्रोडक्शन, इनका परिचय क्या है? तो ये क्या है? जटिल, जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिनकी क्या होगा ये, मतलब मेरी ग्रोथ, मेरे शरीर की ग्रोथ के लिए क्या रहेंगे? ये इसेंशियल रहेंगे, वृद्धि के लिए और काम काज के लिए मनुष्य और जानवरों को कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती ही होती है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के लिए भी होगी और साथ में जानवरों के लिए भी होगी, इनको कंज्यूम करना इनके लिए क्या है? आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ से बस एक पॉइंट याद रखना, क्या कि किस तरह के ये कंपाउंड है। तो याद रख लेना, जटिल कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है। जैसे हमने देख लिया था ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे नहीं है। तो बहुत है, मतलब एलिमेंट तो इसमें कार्बन, मेन एलिमेंट जो रहेगा कार्बन ही रहेगा, कार्बन इसलिए लिखा हुआ है ना कार्बनिक, ठीक है, मेन कार्बन है, लेकिन कार्बन के अलावा और भी हैं, सिंपल इनका स्ट्रक्चर नहीं होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। अब खोजकर्ता या विटामिन शब्द का पहली बार इस्तेमाल किसने किया था? तो उनका नाम था सी फंक, ठीक है। 1911 के आसपास इन्होंने इसकी क्या करी थी? खोज करी थी, ठीक है। अब जल में घुलनशीलता के आधार पर और वसा में घुलनशीलता के आधार पर इनका जो है वो कैटेगराइजेशन किया गया है दो भागों में,
ठीक है। पहले हैं ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं, उनका नाम है बी और सी, विटामिन बी और सी। ठीक है। ऐसे विटामिन जो जल में नहीं घुलेंगे उनका नाम है ए, डी, ई, के। ठीक है। अब विटामिन हमारे है तो बहुत सारे, कम से कम 20-25 हैं, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। जो आप लोगों की किताब में जितना दे रखा है हमको सिर्फ उतना ही टच करना है। ठीक है। तो हम और सिर्फ यहाँ कितने विटामिन पढ़ेंगे, मैक्सिमम 6 से 7 ही पढ़ेंगे, इसके अलावा हम नहीं फालतू पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होंगे, बी और सी। बाकी जो जल में अघुलनशील होंगे, इनसोल्यूबल होंगे, उनका नाम रहेगा ए, डी, ई, के। अब ये जल में क्या है, अघुलनशील है, तो लेकिन फिर ये घुलनशील किस में होंगे, तो ये किस में घुलनशील होंगे, फैट में। ये क्या रहेंगे, सोल्यूबल रहेंगे। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगा कि जल में घुलनशील बी और सी, जल में अघुलनशील ए, डी, ई, के। अगर ये जल में नहीं घुल रहे हैं तो किस में घुलेंगे, ये वसा में। तो वसा में घुलनशील और वसा में अघुलनशील, बस इतना याद रख लेना। ठीक है। तो जो जल में घुल रहे हैं वो वसा में नहीं घुलेंगे, जो वसा में घुलेंगे वो जल में नहीं घुलेंगे, बस ऐसे याद रखना। ठीक है। तो ए, डी, ई, के ये किस में है, फैट में, मतलब फैटी चीज़ों में आपको देखने को मिलेंगे। और जो पानी में घुलनशील है बी और सी, ये आपको फ्रूट्स वगैरह में देखने को मिलेंगे। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब देखिए वही चीज़ है यहाँ पर। तो विटामिन है, तो पहली बार अगर किसी ने इस्तेमाल किया था या इसके खोजकर्ता जो है उनका नाम आएगा फंक। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं हमको हेल्दी ग्रोथ के लिए और फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल्स। भाई इन दोनों के जो फंक्शनिंग है ताकि शरीर सही ढंग से काम कर सके, उसके लिए ये क्या है, अनिवार्य है। ठीक है। घुलनशीलता के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, ठीक है, बी और सी, और दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है। अब विटामिन ए पढ़ेंगे। ठीक है। विटामिन हम पढ़ेंगे, उसका नाम पढ़ेंगे, उसका केमिकल नाम पढ़ेंगे, किसको खाने से मेरे को विटामिन, पर्टिकुलर विटामिन मिलेगा, और साथ में अगर मैं उसको नहीं कंज्यूम कर रहा हूं तो कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। ठीक है। तो सबसे पहला विटामिन देखिए, विटामिन ए। इसी का जो केमिकल नाम है याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे अब। ठीक है। तो रेटिनोल बोला जाता है या फिर इसी को बोला जाता है कैरोटीन बोला जाता है। सोर्स जो इसका सबसे अच्छा सोर्स एक ही बोलूँगा, याद रख लेना, और वो क्या है, कैरेट है। ठीक है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा जो सोर्स माना जाता है वो किसको माना जाता है, ठीक है, कैरेट को माना जाता है, गाजर को माना जाता है। अगर मैं नहीं कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई है, तो ध्यान रख लेना कौन सा रोग हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में बोला जाता है इसको रतौंधी। ठीक है। मतलब रात को दिखना कम हो जाता है। ठीक है। ध्यान रखना, अमूमन है नॉर्मल कंडीशन में रात को दिखना कम होएगा। बाइक पे जा रहा हूँ, सामने से गाड़ी की लाइट पड़ी, फिर तो मेरे को वैसे नहीं दिखेगा, ठीक है, कुछ समय के लिए। लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल कंडीशन है। अभी हम मान लो रात में घूमने चले तो आपको मान लो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो उस कंडीशन में बोला जाएगा कि आप जो है किस रोग से ग्रसित हो गए हैं, तो उसी का नाम आएगा नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। दूसरा होता है जीरो पैथालमिया। ठीक है, पैथालमिया। ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जो मेरा कोरोना है आंखों का, ठीक है, जहाँ पर इमेज बनती है, वो क्या होता है, इसमें हार्ड हो जाता है। बस आप लोग ऊपर वाला याद रख लेना, नीचे वाला अगर रह सकता है किसी को याद तो रख लेना, वरना कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन बी भी बोल सकते हैं इसको, या फिर B1 भी बोला जा सकता है। ठीक है। रासायनिक नाम जो इसका रहेगा वो रहेगा थायमिन। ठीक है। अच्छा सोर्स इसका अगर बोला जाए तो अनपॉलिश जो राइस होते हैं हमारे, मिल्क वगैरह होते हैं, लिवर वगैरह होते हैं, इनफैक्ट जो हमारा यीस्ट होता है, ठीक है, खमीर वगैरह, वो भी इसका अच्छा सोर्स मानना जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां भी इसका अच्छा सोर्स मानी जाती हैं। ठीक है। कमी से होने वाला रोग, उसका नाम क्या है, बेरी बेरी का मतलब होता है, मतलब इसमें जो व्यक्ति के हाँ पैर वगैरह है वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है। तो चलने फिरने में उसको क्या हो जाती है, असमर्थता हो जाती है, इनकैपेबल हो जाता है चलने फिरने के। ठीक है। तो उसी को बोला जाता है क्या, बेरी। ठीक है। इसके अलावा आपको B2 बस पढ़ लेना थोड़ा सा कि B2 क्या है, नाम याद रख लेना, राइबोफ्लेविन। ठीक है। कमी से जो होने वाला रोग होगा, बाकी इनके जो सोर्स रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। कमी से जो होने वाला रोग रहेगा वो कैसे रोग हो सकते हैं, स्किन रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से याद रखना होगा अगला, बाकी रहने देना आप लोगों के लिए। ठीक है। B9 याद रख लेना। B9 का जो नाम होगा वो क्या होगा, फोलिक एसिड। डबल स्टार मार्क एग्जाम में आया हुआ है।
ठीक है। तो विटामिन B9 का जो नाम रहेगा उसका नाम क्या होगा, फोलिक एसिड, ठीक है। अच्छा सोर्स माना जाता है इसका ग्रीन, ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां इसका अच्छा सोर्स मानी जाती हैं, ठीक है। कमी से होने वाला रोग तो उसको बोला जाता है एनीमिया, या फिर उसको बोला जाता है खून की कमी। इसी को शुद्ध भाषा में बोला जाता है रक्त अल्पता, ठीक है, या फिर इसी को बोला जाता है रक्त क्षीणता, ठीक है, मतलब खून की कमी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपके घर में, ठीक है, भाभी वगैरह होगी, ठीक है, या बहन वगैरह होगी, डिलीवरी का केस आ रहा होगा, ठीक है, तो डिलीवरी के समय क्या होता है, महिला के बॉडी में से खून बाहर निकलेगा, ठीक है, तो उसकी बॉडी में खून की कमी ना हो डिलीवरी के समय, ठीक है, तो उस चीज़ को देखते हुए डॉक्टर जो है उसको टैबलेट प्रोवाइड करवाते हैं पहले ही, डिलीवरी से पहले ही, उसी का नाम होता है फॉलिक टैबलेट, ठीक है। तो ये याद रख लेना ताकि खून की कमी ना हो, ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं वगैरह को इनका जो टैबलेट वगैरह है वो मुहैया करवाई जाती है। अगला आता है विटामिन B12 डबल स्टार मार्क, ठीक है, नाम है इसका साइनोकोबालामिन, ठीक है। सोर्स हरी पत्तेदार सब्जियां, इसके अलावा जो फिश का लीवर होता है वो भी इसका अच्छा सोर्स मानी जाती है, ठीक है। कमी से होने वाला रोग है, कमी से होने वाला रोग उसका नाम है हानिकारक एनीमिया। तो अगर इसकी कमी हो जाती है बॉडी में तो टाटा बाय बाय खत्म, फिर जिंदा होने की कोई भी संभावना नहीं है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, रतौंधी। B1 की कमी से कौन सा रोग, बेरीबेरी, ठीक है। B9 की कमी से कौन सा रोग, एनीमिया। B12 की कमी से होने वाला रोग हानिकारक एनीमिया, ठीक है। दोनों के बीच में बस 1 मिनट सा डिफरेंस है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, अगला आएगा विटामिन C, जिसका नाम होगा एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। सोर्स होंगे इसके जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट हैं, जितने भी हमारे क्या रहेंगे, खट्टे फल रहेंगे, वो सब के सब अच्छे सोर्स माने जाते हैं किसका, विटामिन C का, ठीक है। कमी से होने वाला रोग ध्यान रख लेना, स्कर्वी। स्कर्वी होता है मसूड़ों से या दांतों से क्या आना, खून आना, ठीक है। और दूसरा होता है पायरिया, पायरिया का मतलब होता है दांतों वगैरह में पीलापन आ जाना, ठीक है। तो स्कर्वी क्या है, मसूड़ों से खून आना, और पायरिया मतलब दांतों में जो पीलापन की संभावना है, मतलब पीलापन जब आने लग जाता है, ध्यान रखना पर्टिकुलर बॉडी में क्या हो गई है, विटामिन C की कमी हो गई है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन D, विटामिन D का रासायनिक नाम रहेगा उसका नाम है कैल्सीफिरोल, ठीक है। सबसे अच्छा सोर्स इसका जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, सनलाइट को, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को, ठीक है। इसके अलावा दूसरा सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है फिश लीवर ऑयल, मछली के लीवर का तेल, ठीक है। सर कैसे मिलेगी, कौन पकड़ेगा मछली, तो ध्यान रखना कैप्सूल वगैरह भी आते हैं, आप लोग मैं केमिस्ट की दुकान पर जाकर ले सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से कभी भी मत लेना। जब तक डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता कोई चीज़, कोई भी टैबलेट, बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के कोई भी दवा और दारू नहीं लेनी है, ठीक है। कमी से होने वाला रोग, ठीक है, तो कमी से होने वाले रोग का नाम है रिकेटस, ठीक है। और ये कहाँ, रिकेटस का मतलब होता है हड्डियों का अनियमित आकार वगैरह, किन में होता है, खास कर ये बच्चों में होता है, ठीक है। अडल्ट में भी हो जाता है, जिसको नाम बोला जाता है ओस्टोमलेशिया, ठीक है, अडल्ट में हो जाता है। तो विटामिन D याद रख लेना, विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल। सबसे अच्छा सोर्स जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, सन लाइट को माना जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, सन विटामिन भी बोला जाता है, ठीक है। अब एक पॉइंट तुम्हारे लिए एडिशन है कि सर अगर मेरी शरीर में विटामिन D की कमी हो रही है, तो बोल दिया मेरे को कि धूप खानी है, तो धूप कब की खानी है, दोपहर की खानी है, शाम की खानी है, सुबह, तो ध्यान रख लेना सुबह सुबह वाली, इनफैक्ट मैं बोलूँ 9 बजे से पहले वाली ही इसेंशियल है, वही आपके शरीर में, ध्यान रख लेना, विटामिन D का निर्माण करेगी। क्लियर, चलिए उसके बाद आता है विटामिन E, ठीक है। विटामिन E का रासायनिक नाम रहेगा टोकोफिरोल, ठीक है। सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है इसका क्या, ड्राई फ्रूट्स, जितने भी मेरे क्या होंगे, सूखे फल होंगे, तो काजू बादाम छुआरे वगैरह, किशमिश वगैरह, काजू, ठीक है, ये सब के सब अच्छा सोर्स माने जाते हैं किसका, विटामिन E का, ठीक है। कमी से होने वाला रोग तो ध्यान रख लेना, स्टेरिलिटी, मतलब पुरुषों में क्या हो जाता है, बांझपन, मतलब प्रजनन शक्ति का क्या हो जाना है, कम हो जाना है। इसके अलावा बालों का झड़ना, तो हेयर लॉस, ठीक है। अगर आपने कभी कोई ऑयल लिया होगा पर्टिकुलर जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाए, तो ध्यान रखना जब बालों की ग्रोथ को बढ़ाने की बात आती है तो एक बार अपना जरा ऑयल है उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट होगा लिखा हुआ, उसमें क्या क्या है क्या नहीं, तो उसमें जो मेन कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, विटामिन
ई होगा। तो अगर आपको अपने बालों की ग्रोथ अच्छी करनी है तो ऐसे सोर्स खाइए जिनमें क्या होगा, विटामिन ए भरपूर मात्रा में भरा होगा। क्लियर। उसके बाद आता है विटामिन के, जिसका नाम है फिलोक्विनोन। अच्छा सोर्स आता है इसकी हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। और कमी से जो होने वाला रोग है, कमी से जो होने वाला रोग आएगा, ठीक है, वो होता है ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग मतलब खून का थक्का ना बनना, ठीक है। खून का थक्का इन द सेंस क्या हो गया कि अगर मेरे चोट लग गई है और मेरा खून नहीं रुक रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं बॉडी के बाहर, तो स्किन पे मेरा खून नहीं रुक रहा है, तो पर्टिकुलर मेरे शरीर में किसकी कमी होगी, विटामिन के की कमी होगी। क्लियर। तो इतने ये इसेंशियल विटामिन याद रखने, कौन से, ए याद रखना, बी याद रखना, B9 याद रखना, B12, फिर उसके बाद C, D, E, K। तो ये 7 से 8 विटामिन तो याद रखना। कौन कौन से, इनके केमिकल नेम याद रखना, इनके सोर्सेज याद रखना, और कमी से होने वाले डिजीज ये याद रखना, ठीक है। अब देखिए अगला पोषक तत्व जो आएगा मेरे लिए वो कौन सा आएगा, मिनरल्स आएंगे, ठीक है, खनिज आएंगे, ठीक है। तो संरचना और संचार के लिए क्या है, ये आवश्यक है, ठीक है। तो मेरी बॉडी के कंपोजिशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, पूरी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने में कौन मदद करते हैं, यही जो मिनरल्स हैं वो काम करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है ये, तो अकार्बनिक है, तो क्या है ये, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जिनमें मेरे को क्या नहीं मिलेगा, अब कार्बन नहीं मिलेगा। विटामिन क्या थे, कार्बनिक, मतलब जिनमें क्या पाया गया था, कार्बन पाया गया था, और ये क्या है, अकार्बनिक, ठीक है। तो इनमें कार्बन नहीं है, जो शरीर के लिए उचित कामकाज के लिए क्या रहेंगे, आवश्यक रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। मुख्य कार्य क्या है इनका, तो हड्डियों वगैरह को, दांतों वगैरह को क्या करना है, मजबूत बनाए रखना है। कंकाल जो मेरा स्केलेटन सिस्टम है इसको मजबूती प्रदान करनी है, ठीक है। मांसपेशियों का कार्य, भाई जितने भी मेरे मसल हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग किसको, हार्ट वगैरह को, ठीक है। भाई हार्ट जो है वो सही ढंग से पंप कर सके, हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो सही ढंग से काम कर सके, तो उनको सही ढंग से चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, इन मिनरल्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि मेरा जो बॉडी है उनमें किसकी कमी हो रही है, मिनरल्स की कमी हो रही है। जैसे अब बीपी लो हो जाता है तो डॉक्टर सलाह देता है कि थोड़ा क्या खाइए, नमक बढ़ा दीजिए, फिर ऑटोमेटिक जो आपका ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें क्यों, बस मांसपेशियां ढंग से काम नहीं कर रही हैं इसलिए, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स वगैरह, ठीक है, और एंजाइम वगैरह, इनका क्या करना है, संश्लेषण करना है, इनका सिंथेसिस करना है, तो कौन मदद करेगा, यही मिनरल्स कार्य करेंगे। इसके अलावा जो मेरा ब्रेन है, मेरा जो नर्वस सिस्टम है, यही भी सुचारू रूप से अगर काम करेगा तो किसके दम पर काम करेगा, इन्हीं मिनरल्स के दम पर काम करेगा, ठीक। तो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो मेन मिनरल्स पढ़ेंगे हम, मुश्किल से 4 या 5 होंगे, इसके अलावा फालतू हम नहीं पढ़ेंगे। तो देखो सोडियम दे रखा है, तो सोडियम का कार्य क्या है, तो मांसपेशियों को संकुचन, मतलब मांसपेशियों का फैलना और सिकुड़ना, इसमें मदद करता है ये, ठीक है। तंत्रिका आवेग, जो सिग्नल है मेरे, ठीक है, नर्वस सिस्टम के जो सिग्नल हैं, ये जो हैं अच्छे ढंग से कार्य कर सके, तो उसमें भी कौन काम करता है, सोडियम ही काम करता है। इसके अलावा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, कौन काम करेगा, सोडियम काम करेगा। अब देखते हैं इसके सोर्सेज, क्या खाने से मिलेगा, तो टेबल सोल्ट, ठीक है, मतलब साधारण नमक, ठीक है। उसके अलावा समुद्री मछली, क्योंकि आपको पता है समुद्र के पानी में क्या होता है, नमक होता है, तो मछली में भी ऑटोमेटिक नमक का जो कंटेंट है, खासकर समुद्री मछली में, तो नमक वगैरह, सोडियम वगैरह का कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रतिदिन कितनी मात्रा चाहिए, तो याद रख लेना, तो इतना नहीं पूछ रहा, आपको कोई डॉक्टर नहीं बना रहा यहाँ पर, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेरे पास कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम है, सिंपल सा कार्य क्या करता है, हड्डियों और दांतों का क्या निर्माण करने में, उनको मजबूती प्रदान करने में सहायता है, ठीक है। अच्छा सोर्स क्या है इसका, दूध वगैरह है, दालें वगैरह हैं, अंडे वगैरह हैं, और मछली वगैरह। एक सेलेक्ट करना हो तो दूध, ठीक है। दैनिक मात्रा 1.2 ग्राम, ठीक है। नहीं याद रखना, बस मोटा सा एक बार पढ़ लिया, याद रहेगा कि हाँ भाई थोड़ी मात्रा में तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा फास्फोरस,
ठीक है। ये भी किसके निर्माण में, तो हड्डियों के निर्माण में, दांत के निर्माण में। इसके अलावा वसा के और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी कौन मदद करता है, यही फास्फोरस मदद करता है। अच्छा सोर्स अगर मैं बोलूँ तो दूध ही याद रख लेना, बाकी आप चाहे छोड़, ठीक है। दैनिक मात्रा सेम है, जो कैल्शियम की है वही इसकी है, ठीक है। इसके अलावा आता है हमारे पास आयरन, मेन है, ठीक है। आयरन तो क्या काम करता है ये, तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। आरबीसी के निर्माण में, मतलब खून को बनाने में मदद करने वाला जो मिनरल्स है मेरे लिए, वो कौन सा रहेगा, आयरन यानी कि लोहा ही रहेगा। सबसे अच्छा स्रोत जो मेरे लिए रहेगा वो क्या रहेगा, पालक रहेगा। क्वेश्चन भी आए हुए हैं, बहुत सारे एग्जामों में आ रखा है कि पालक में सबसे सर्वाधिक क्या पाया जाता है, सबसे अच्छा सोर्स किसका माना जाता है इसको, तो ध्यान रख लेना किसका, आयरन का माना जाता है, ठीक है। दैनिक मात्रा है तो 20 ग्राम मिलीग्राम है, ठीक है, mg है। इसके अलावा आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन भी मेरे को मिनरल के रूप में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे गले में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। और ये ग्रंथि जो है वो ग्रो करती रहती है। अब इसकी ग्रोथ को रोकना है, लेकिन ये कंटिन्यूटी में हार्मोन्स रिलीज करती रहे। तो देखो दो काम हो रहे हैं, एक इसकी इस ग्रंथि की, इस ग्लैंड की वृद्धि को रोकना है, ठीक है, और साथ ही साथ ये हार्मोन्स रिलीज करती रहे, ठीक है। दो दो चीजें हो रही हैं। तो अब जब ये ग्रंथि जरूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो ध्यान रखना एक रोग हो जाता है जिसका नाम है घेंगा, या फिर इसी को बोला जाता है ग्वाइटर, ठीक है। मतलब यहाँ पर बड़े बड़े आपको क्या देखने को मिलेंगे, मतलब गला एक तरह से लटक जाता है, तो उसी रोग को बोला जाता है घेंगा, ग्वाइटर या फिर गलसोंध। तो अब उसकी वृद्धि को, उस ग्रंथि की वृद्धि को रोकना है। अब उसकी वृद्धि को रोकने के लिए मेरे को बोला जाता है कि क्या कंज्यूम कीजिए, आयोडीन यूज कीजिए, या आयोडीन को अपने भोजन में शामिल करिए, ठीक है। अब आयोडीन लेने का मेरे पास सिंपल तरीका है कि मैं क्या करूं, समुद्री भोजन खाना शुरू कर दूं। समुद्री भोजन इन द सेंस क्या, समुद्री मछली वगैरह, ठीक है। एक चाइनीज डिश नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुशी वगैरह, जो एलगे शेवाल वगैरह की बनती है, ठीक है। या फिर ये नहीं है तो एक ऐड सुनी होगी, टाटा का नमक, देश का नमक, आयोडीन युक्त नमक, ठीक है। तो मतलब साधारण जो नमक है उसमें भी हम बाहर से क्या कर सकते हैं, आयोडीन वगैरह मिला सकते हैं, ठीक है, और अपनी जो आयोडीन की कमी है इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कम से कम 4 से 5 मिनरल्स तो याद रख ही लेने हैं, ठीक। इसके अलावा लास्ट जो कंपोनेंट है, पोषक तत्व है हमारे भोजन का, उसका नाम क्या है, जल। जल ही जीवन का क्या है, माध्यम है, बिना इसके जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो शरीर का सबसे प्रचुर और आवश्यक घटक यही है भैया जी, ठीक है। पोषक तत्वों के परिवहन, मतलब उनको ट्रांसपोर्ट करना है, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है, उनको ट्रांसपोर्ट करने में जो मदद करता है वो कौन करता है, यही पानी करता है। और अपशिष्ट को हटाने में भी कौन मदद करेगा, यही मदद करेगा, ठीक है। तो पोषक तत्वों को प्रत्येक कोशिका तक, प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, पानी करेगा। और उसके अलावा मेरी बॉडी में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी कौन करेगा, वो भी कौन करेगा, पानी ही करेगा। इसके अलावा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है, यही करता है। तो पसीना देखा होगा, गर्मियों में पसीना क्यों आता है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो क्या हो सके, न्यूट्रल हो सके, अपने आप को ठंडा रख सके, इसीलिए हमें पसीना आता है, ठीक है। और जितने भी मेरी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया क्या बोलते हैं एक्टिविटीज हैं, उन सबको ध्यान रख लेना कौन करता है, यही पानी करता है। क्लियर। तो ये जितने भी हमने पोषक तत्व पढ़े 6 के 6, इनके बारे में ये चीजें याद रखना है। क्लियर यहां तक। चलिए अब आते हैं, आपका सिलेबस जो है पहले चैप्टर में मेंशन कर रखा है कि मेरे को भोजन में पता लगाना है कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं, वसा है या नहीं। तो इसके लिए क्या दे रखे हैं, टेस्ट हैं कुछ, तो उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को पता लगाना है कि मेरे भोजन में स्टार्च है या नहीं है, तो उसके लिए मैं कौन सा टेस्ट करूँगा, ठीक है। तो स्टार्च जो है वो किसका रूप है, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूपों में से एक स्टार्च या फिर मंड है। यह कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। हमारा पहला कार्य है इसका पता लगाना। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट परफॉर्म
करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम क्या लेंगे, एक आलू का टुकड़ा लेंगे और आलू के टुकड़े के साथ मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एक टेस्टिंग एजेंट लेना पड़ेगा। किसके दम पर मैं इस टेस्ट को परफॉर्म करूंगा, तो आप लोगों के लिए यही क्वेश्चन स्टार मार्क हो गया। ठीक है, कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किस विलयन का, किस सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ध्यान रख लेना, आयोडीन के घोल का। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन का। ठीक, तो कुछ इस तरह का ही दिखता है वो। तो देखो यहाँ पर दे रखा है जांच की प्रक्रिया के चरण क्या है, क्या होंगे स्टेप। तो खाद्य पदार्थ का एक छोटा सा क्या लें, नमूना लें, तो आप आलू ले सकते हैं। ठीक है, उस पर ध्यान रख लेना, आयोडीन की 2 से 3 बूंदें क्या करनी है, आपको डालनी है। ठीक है, तो पहले ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा और कुछ समय के बाद आपको वो काला काला सा, मतलब जो लाल रंग का ये आयोडीन आपने डाला था, कुछ समय के बाद यही क्या होने लग जाएगा, ब्लैक रंग का होने लग जाएगा। तो नीला काला ब्लैक ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब कि आपके भोजन में स्टार्च क्या है, मौजूद है। अगर वो नहीं हो रहा है ऐसा, तो ध्यान रख लेना उसमें मतलब स्टार्च नहीं है। क्लियर। चलिए दूसरा देख लेते हैं, प्रोटीन का मामला। ठीक है, तो प्रोटीन की जांच के लिए हमें 2 रसायनों की आवश्यकता होती है। यह परीक्षण थोड़ा अधिक समय लेगा, लेकिन इसके जो परिणाम होंगे वो स्पष्ट आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो जिस भी चीज़ में आपने पता लगाना है कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है, सबसे पहले उसका आपको क्या बनाना है, पेस्ट बनाना है, उसका आपको पाउडर बनाना है। फिर आपको क्या लेनी है, एक परखनली लेनी है, फिर आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, फिर उसमें थोड़ा सा क्या ऐड कर देना है, पानी ऐड कर देना। इसके अलावा आपके पास आएंगे अब 2 सोल्यूशन। पहले का नाम होगा कॉपर सल्फेट, CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट, इसकी कितनी बूंदे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बूंदे डालनी है। फिर दूसरा होगा मेरे पास कास्टिक सोडा, NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आम भाषा में इसी का नाम आएगा कास्टिक सोडा। ठीक है, इसकी जो बूंदे रहेंगी वो 9-10 के आसपास रहेंगी। ठीक है, तो देखो खाद्य पदार्थ को पीसकर उसका क्या बना लेना है, पेस्ट बना लेना है। फिर उसे जो है वो साफ परखनली में, साफ टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है। फिर उसमें थोड़ा सा हमको क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। फिर उसको थोड़ा सा क्या करना है, हमको शेक करना है, थोड़ा सा उसको हिलाना है। ठीक है, फिर उसमें 2 बूंदे किसकी डालनी है, कॉपर सल्फेट की, और 10 बूंदे किसकी डालनी है, कास्टिक सोडा की डालनी है। ठीक है, फिर उसको अच्छी तरह से मिला देना है और कुछ समय के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, फिर वक्त के साथ उसका जो रंग है, तो पहले वो कुछ इस तरह का होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा। कुछ समय के बाद उसका जो रंग होगा वो कैसा हो जाएगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा, वॉयलेट कलर का हो जाएगा। तो अगर भोजन का रंग जो आपने इसमें डाला है उसका रंग बैंगनी हो जाता है, बधाई हो, आपके भोजन में प्रोटीन उपस्थित है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो भैया जी आपका जो भोजन है उसमें प्रोटीन नहीं है। क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन वाला टेस्ट, और प्रोटीन के लिए कौन सा है, कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा। ठीक है, अच्छा देखो ये कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, बकायदा इन सब का मेरे पास मतलब टेबल पूर्व फॉर्म में बना रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो जब भी वो चैप्टर आएगा हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कॉपर सल्फेट का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाएगा और दरअसल में इसको बोलना क्या जाता है। ठीक है, तो जब ये वाली चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तो एक होता है उसका व्यापारिक नाम। ठीक है, मतलब आम बोलचाल की भाषा में उसका क्या नाम है, और दूसरा आएगा उसका क्या, केमिकल नेम। ठीक है, तो घबराना मत। ठीक है, टाइम जरूर लगेगा साइंस को कवर करने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलेबस, वास्ट सिलेबस अगर किसी का मैं मानता हूँ इस पूरे पटवारी के बैच में, तो वो किसका रहेगा, सिर्फ और सिर्फ साइंस का रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वास्ट दे रखा है। ठीक है, और सारी की सारी वो NCERT ही है। ठीक है, लेकिन हम जो आपको पढ़ाएंगे NCERT से बियॉन्ड जाके पढ़ाएंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक, अब लास्ट जो हमारे पास है वो क्या है, वसा यानी कि फैट। ठीक है, अब इसका हमको पता लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए तो सिंपल सा परीक्षण है, क्या, वसा परीक्षण के लिए आवश्यक वस्तुएं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बादाम वगैरह ले लेने हैं उनको, और साथ में क्या लेना है, कागज का टुकड़ा ले लेना है। ठीक है, अब इन बादामों को क्या कर लेना है, पीस लेना है, पीस कर इनका थोड़ा सा क्या कर लेना, चूर्ण सा बना लेना है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा लें और उसे कागज के एक टुकड़े में लपेट कर धीरे से क्या करें, उसको कूट लें। ठीक है, अब कागज के ऊपर, अब आपको पता ही है इनमें ऑयल तो होगा ही होगा, यही ऑयल जो है वो किसके ऊपर, मतलब इसके जो दाग धब्बे हैं इस ऑयल के किसके ऊपर आ जाएंगे, इस पेपर के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो यदि कागज पर तेल के धब्बे मतलब ऑयली पैच दिखाई देंगे और वे पारदर्शी ट्रांसलूसेंट
हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें से प्रकाश धुंधला दिखाई दे, तो बधाई हो, आपके जो भोजन में उसमें क्या है भैया जी, उसमें फैट है। ये तो अमूमन आप लोग सब ने करा होगा, बचपन में ही काम करते थे हम लोग, जब आप स्कूल में ड्राइंग वगैरह बनाने लगे होंगे, ठीक है, हमारे टाइम में तो ऐसा ही करते थे। तो अगर मान लो कोई ऐसा फूल बनाना है, ठीक है, मतलब किताब में है लेकिन हमको बनाना नहीं आ रहा, तो हम कुछ नहीं करते थे, हम पेपर लेंगे, उस पेपर को अपने सिर पे रगड़ेंगे, और सिर पे क्या लगा रखा था हमने, तेल लगा रखा था, वो पेपर क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बस फिर उसी के दम पर हम उस पेपर को क्या रखेंगे, किताब के ऊपर रखेंगे, और फूल का जो है एक तरह से स्केच बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। बस यही चीज़ है, किसके टेस्ट के लिए, फैट के टेस्ट के लिए, ठीक है। तो यह बाद में उसका सारे का सारा निष्कर्ष निकाल रखा है। तो स्टार्च के लिए आयोडीन, ठीक है, रंग जो हो जाएगा नीला या काला हो जाएगा। प्रोटीन के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, रंग कैसा हो जाएगा जी उसका, बैंगनी हो जाएगा, ठीक है। और वसा के लिए कागज वाला टेस्ट, तेल का आभासी पारदर्शी धब्बा आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला चैप्टर आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ आया होगा, ठीक है। अब जो